नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस समय जो वीडियो पब्लिश किया जा रहा है उसे आप सभी लोग देख रहे होंगे। आपको पता है कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो 17 जून को है और हमारे चैनल पर आप देखेंगे कि जब जब परीक्षा पास आती है 5 से 7 दिन बचता है तो लगातार वीडियो पब्लिश किए जाते हैं ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका भी रिवीजन हो सके और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनका भी रिवीजन हो सके। अभी परसों जो आप लोगों को दिया गया, जो आपके पाठ्यक्रम में 13 उपन्यास लगे हुए हैं, उन 13 उपन्यास की बात की गई, उस पर आधारित वीडियो दिया गया। कल जो आपके पाठ्यक्रम में 14 नाटक लगे हैं, उन 14 नाटक पर आधारित वीडियो दिया गया, लाइव क्लास कराई गई। और आज आपके पाठ्यक्रम में जो 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, उन 21 कहानियों पर यह वीडियो आप देखेंगे और फिर उसके बाद में इन्हीं कहानियों पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में प्रश्न कराए जाएंगे। 2 पार्ट में वीडियो मिलेगा। फर्स्ट पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं और सेकंड पार्ट जो आप देखेंगे वो द गुरु एकेडमी पर देखेंगे, जो कंपटीशन एकेडमी का सहयोगी चैनल है। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द गुरु एकेडमी का लिंक भी दे देंगे, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं सेकंड पार्ट, क्योंकि उपन्यास का भी सेकंड पार्ट आपको वहीं पर मिलेगा, नाटक का भी सेकंड पार्ट आपको द गुरु एकेडमी पर मिलेगा और 21 कहानियों का फर्स्ट पार्ट यहाँ मिलेगा, सेकंड पार्ट द गुरु एकेडमी पर मिलेगा। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। रात में 9 बजे लाइव क्लास होगी, इसी पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की महत्वपूर्ण जो 21 कहानियाँ हैं आपके पाठ्यक्रम की, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। ये वही राजेंद्र बाला घोष हैं जिनके बचपन का नाम चारूबाला था, रानी भी नाम था, चारूबाला भी नाम था। और ये बंगला में प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। राजेंद्र बाला घोष बंगला में प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें आप जान जाते हैं तब आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी पहली कहानी के बारे में जान लेते हैं कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है और फिर चंद्रदेव से मेरी बातें की बात करेंगे। वैसे यहाँ पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी के रूप में जानी जाती है। इनका रचनाकाल 1904 ईस्वी है। ये मिर्ज़ापुर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपर्क में आने के बाद हिंदी लिखने लगी। इन्होंने हिंदी में बहुत सी बंगला कहानियों का अनुवाद भी किया। बाद में इनके कुछ मौलिक कहानियाँ भी लिखी गई इनके द्वारा, जिसमें दुलाई वाली हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। दुलाई वाली जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, अभी हम लोग बात करेंगे। दुलाई वाली जो कहानी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है, जो हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। और दुलाई वाली 1907 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। इसके अलावा इनका एक कहानी संग्रह है, कुसुम संग्रह, नाम लिख लें। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान दें, जो PDF में नहीं होता है क्योंकि संक्षिप्त वीडियो लेक्चर है। बाकी विस्तृत में जो 6 महीने का कोर्स होता है उसमें सारी चीज़ें पूरा विस्तृत कराई जाती हैं। समय कम है, रिवीजन कराया जा रहा है, तो PDF में बहुत सारी चीज़ें नहीं आपको बताई जा रहे हैं, उसको गौर करें। लिखना चाहें तो लिखें। राजेंद्र बाला घोष की एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है कुसुम संग्रह। कुसुम संग्रह, इनकी कहानियाँ जो प्रकाशित हुई हैं वो जैसे दुलाई वाली 1907 में सरस्वती में प्रकाशित, भाई बहन कहानी 1908 में बाल प्रभाकर में प्रकाशित, हृदय परीक्षा 1915 में सरस्वती में प्रकाशित, तो ये प्रकाशित हुई हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, ये पहले निबंध था जो कि 1904 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ, लेकिन बाद में कई पत्र पत्रिकाओं में इसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और यह इसकी जो शैली है वो है पत्रात्मक शैली। लेखिका भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासन व्यवस्था पर चंद्रदेव से बातें करती हुई व्यंग करती हैं। चंद्रदेव से बातें करते हुए व्यंग करती हैं। लेखिका सत्ता को चुनौती देती हैं और स्वयं को लेखिका इसमें चंद्रदेव की दासी कहती हैं। किस रूप में पत्र लिखती हैं? तो चंद्रदेव की दासी के रूप में इन्होंने पत्र लिखा है।
क्योंकि अगर आपने ये कहानी पढ़ा होगा तो कहती है कि भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत चरणों, कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। तो दासी कहकर इन्होंने लिखा है, अपने आप को दासी कहा इन्होंने। चंद्रदेव को इन्होंने ये भी कहा कि आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आपने तो भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियों में भ्रमण किया होगा और आपकी अवस्था तो वृद्धावस्था है। हमारे यहाँ तो लोग इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते हैं। और वैसे भी कहती हैं कि वैसे भी आप तो अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित होगी। तो गौरांग किसे कहा गया है? लॉर्ड कर्जन को गौरांग कहा गया है, भारतवासियों को कृष्णांग कहा गया है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, जो दुर्दशा है, उस शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा को उजागर किया गया है। क्योंकि आप देखेंगे जब शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा की बात होती है तो यह भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो आधुनिक भारत के संतान हैं वो लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी हैं और कहते हैं कि आप आइए कम से कम एक बार हमारे भारत में और देखिए। भाई ज़्यादा समय नहीं है तो 8वें दिन आइए, 8वें दिन सही नहीं तो कम से कम महीने में एक दिन तो आ सकते हैं जिसमें आपकी हॉलीडे होती है, हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, अमावस्या के दिन आइए। राजधानी कलकत्ता को देखिए, यहाँ तक कहते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवक हमारे यहाँ जो है वो काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। तो काठ का पुतला किसे किसे कहा गया है? मान लिया जाए कि चंद्रदेव से मेरी बातें में आपसे कहा जाए कि काठ का पुतला किसे कहा गया है, तो शिक्षा प्राप्त युवक को काठ का पुतला कहा गया है। और जो देसी राज्य हैं उन देसी राज्यों को भी काठ का पुतला ही कहा गया है। तो दो लोगों को काठ का पुतला कहा गया, एक देसी राज्यों को काठ का पुतला कहा गया और उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों को भी काठ का पुतला कहा गया है। बिजली के माध्यम से नारी की स्थिति का जिक्र किया गया। चंद्र ग्रहण को भारतीय समाज पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के नकारात्मक प्रभाव को दिखाया गया। वृद्ध लोगों के काम में हस्तक्षेप और प्रमोशन के लिए रिश्वत को आवश्यक बताया गया। अमरावती की तुलना कलकत्ता से की गई। लॉर्ड कर्जन को गौरांग महाप्रभु बताया गया। और इतना ही नहीं, इसमें चंद्रदेव के फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी, देवलोक के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त की बात की गई, सेनापति कार्तिकेय बाबू की बात की गई, देवराज सुरेंद्र की बात की गई। तो इन सब की बात की गई। यहाँ तक फोर्ट विलियम कॉलेज का भी जिक्र इसमें आया है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसका भी जिक्र यहाँ पर आया है। बम्बई में जो स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया की मूर्ति है, कहा गया जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे वशीभूत ना होंगे? तो कलकत्ता की बात की गई, बम्बई की बात की गई, काशी का भी जिक्र इसमें आया है। कभी कभी स्थान पूछ लिया जाता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किसका किसका जिक्र आया है, तो काशी का जिक्र आया है। किसका जिक्र है? तो काशी का जिक्र आया है, काशी का जिक्र आया है। बम्बई की बात हुई है, बम्बई की बात हुई है, कलकत्ता की बात हुई है। तो इस तरीके से भी अब परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा रहा है। काशी, बम्बई, कलकत्ता, इन सब की बात की गई है। प्लेग किस रोग की बात की गई? तो प्लेग रोग की बात की गई है। इंडियन पेनल कोड की बात की गई है। ये भी आगे कहा गया कि हरिपदोद्भवा त्रैलोक पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही हैं। उसके बक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृक्ष बृहदाकार खंभे गाड़ दिए गए हैं। तो ये बताया गया, वो छोटी कहानी है।
उसके बाद में दुलाई वाली कहानी जो कि इन्हीं की है, चंद्रबाला घोष की है, राजेंद्र बाला घोष की है, जिसका प्रकाशन 1907 में सरस्वती में हुआ। इसमें पात्र बंशीधर है, एक सुलझे हुए इंसान है। नवल किशोर जो कि बंशीधर का मित्र है, ममेरा भाई है, स्वदेशी का प्रचारक है, समर्थक है। जानकी बंशीधर की पत्नी है। सीता जानकी की बहन है। सीता की उम्र लगभग 10 वर्ष है। नवल किशोर द्वारा अपने मित्र बंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी यहाँ पर वर्णित की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बंशीधर की अगर बात करें तो बंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? बंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे और बनारस में इनका ससुराल है। स्त्री जानकी देवी को विदा कराने के लिए आए हैं। ससुराल में कौन कौन है जानते हैं? ससुराल में इनका एक साला है, साली है, सास है। ससुर नहीं है, ससुर का देहांत हो चुका है। तो इसके विषय की अगर बात करें तो हास्य विनोद की कथा के साथ साथ नवविवाहिता की मनोदशा का चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि कहते हैं कि नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देसी ही। ये कहा गया है बंशीधर के द्वारा। कहानी का जो प्रारंभ होता है वो काशी के दशाश्वमेध घाट से प्रारंभ होता है। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। बंशीधर के ससुराल में एक साला, एक साली और सास हैं। दुलाई वाली, इस कहानी में दुलाई वाली कौन है? तो वह है नवल किशोर। बंशीधर और नवल किशोर दोनों एक ही ट्रेन में मुगलसराय से यात्रा कर रहे थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वैसे दुलाई वाली कहानी में आप देखेंगे कि जो जानकी देवी हैं, बंशीधर की पत्नी, बंशीधर की जो पत्नी है जानकी देवी, वह नवल किशोर के साथ जाने को तैयार नहीं है। जब बंशीधर अपनी पत्नी जानकी देवी से कहते हैं कि चलिए, नवल किशोर भी आगरे से अपनी बहू को लेकर आ रहे हैं, वो कलकत्ते से आ रहे हैं, आगरे से अपनी बहू को लेते हुए आएंगे, तो जानकी देवी कहती हैं कि नवल किशोर के साथ जाने को मन नहीं करता है। कहते हैं क्यों, ऐसी क्या बात है? कहती हैं उनकी हंसी मुझे नहीं भाती है। जानकी को नवल किशोर की हंसी क्यों नहीं भाती है? अगर कहानी आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही मनोरंजक कहानी है, देखेंगे। कहती हैं कि एक रोज़ मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काढ़ रही थी और इतने में न जाने कहाँ से नवल आ गए। चिल्लाने लगे कि ए बुआ देखो, तुम्हारी जो बहू है वो पूड़ियाँ खा रही हैं। भाई मैं तुम्हारे शर्म के मर गई। लेकिन भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। उन्होंने कहा कि अरे खाने पीने के लिए तो आई है, लेकिन मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। तो इस पर कहते हैं बंशीधर कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नवल से बता दूंगा। बस इतनी सी बात से तुम नाराज़ हो? नवल से मैं कह दूंगा कि ये बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। तो इस तरीके की बातें होती। फिर कहते हैं बंशीधर कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई के पास जा रहा हूँ और तुम रो धोकर जल्दी से आना। इतने में जानकी देवी की आंखें भर आती हैं, माँ से मिलती हैं, बहन से मिलती हैं, तैयारी बनती है और बंशीधर चले जाते हैं गाड़ी लेने के लिए। तो वहाँ पर गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा, तो बंशीधर ने कहा चलो इक्के से ही चलते हैं, जाना ही तो है। तो इस तरीके से ये कहानी है, पढ़ेंगे बहुत अच्छी लगेगी कहानी आपको। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की जो ये कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी है? तो एक टोकरी भर मिट्टी। ध्यान रखिएगा, एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। कई बार आपने देखा होगा परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा जाता है कि पहली कहानी कौन सी है, दूसरी कहानी कौन सी है, या किसने किस कहानी को पहली कहानी माना है।
तो इस पर आधारित आप देखेंगे कि बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है और अक्सर आप देखेंगे पूछा ही जाता है कहानियों पर आधारित। तो इस किसने किसको पहली कहानी माना है, कौन सी मौलिक कहानी है, इस पर भी आप लोग ध्यान रखें। कहानियों के जो पात्र हैं उस पर आप ध्यान रखें। जैसे लक्ष्मी नारायण लाल का नाम आपने सुना होगा। लक्ष्मी नारायण लाल ने रामचंद्र शुक्ल की जो 11 वर्ष का समय कहानी है उसे हिंदी की पहली कहानी माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की जो इंदुमती है उसको हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना। तो बच्चन सिंह ने किशोरीलाल गोस्वामी की प्राणिनी परिणय को हिंदी की पहली कहानी माना। राजेंद्र बड़वालिया की अगर बात करें तो उन्होंने जे न्यूटन की एक कहानी है एक जमींदार का दृष्टांत, उसे हिंदी की पहली कहानी माना। राय कृष्णदास ने जो अभी हम लोगों ने बात किया राजेंद्र भाला घोष की बंग की जो दुलाई वाली है उसको हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना। भावदेव पांडे की बात करें तो उन्होंने चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना। जबकि राजेंद्र यादव ने चंद्र शर्मा गुलेरी की उसने कहा था उसे हिंदी की पहली कहानी माना। लेकिन यहाँ एक टोकरी भर मिट्टी की अगर बात करें तो देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है। और कई लोग इसके प्रकाशन काल को लेकर भी कहते हैं कि 1901 है, तो कुछ लोग कहते हैं 1903 है। गोपाल राय ने संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता दी है। डॉक्टर सत्यकाम ने एक टोकरी भर मिट्टी को प्रतीकात्मक कहानी माना। तो इस तरीके से हिंदी की पहली कहानी को लेकर मतभेद है, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से माना है। इसमें पात्र जमींदार है, विधवा बुढ़िया है, बुढ़िया की 5 वर्षीय पोती है। इसकी संक्षिप्त में अगर कहानी आप देखें तो जमींदार व एक गरीब विधवा की एक झोपड़ी की कहानी है। जमींदार झोपड़ी को हथियाता है। गरीब विधवा झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी चूल्हा बनाने के लिए लेना चाहती है। जब वो टोकरी में मिट्टी भरती है तो जमींदार से मिट्टी से भरी टोकरी को उठाने के लिए कहती है। जमींदार टोकरी नहीं उठा पाता है तो विधवा औरत कहती है कि आपसे एक टोकरी मिट्टी तो नहीं उठी, फिर इस झोपड़ी में तो बहुत सारी टोकरी भर मिट्टी है, उसका भार कैसे उठाओगे। तब जमींदार को अपराध बोध होता है और उसे झोपड़ी वापस कर देता है। तो ये छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में आप देखेंगे प्रकाशित हुई। जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और आंखें खुलने के पश्चात वापस करने की एक छोटी सी आदर्शवादी कथा है। इस कहानी में जमींदार की अहंकारता, मानवता की जीत, विधवा का निर्मल मन यह दिखाया गया है। वैसे एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है वो सबसे पहले कमलेश्वर द्वारा संपादित सारिका के प्रसंग स्तंभ में हिंदी की पहली मौलिक कहानी के रूप में छपी थी। माधवराव सप्रे की अन्य कहानियां अगर देखें जो छत्तीसगढ़ मित्र में छपी वो थी सुभाषित रत्न, एक पथिक का स्वप्न, सम्मान किसे कहते हैं, आजम, एक टोकरी भर मिट्टी, ये सब छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई। एक पथिक का स्वप्न में पथिक सुबुक्तगिन को दिखाया गया है। सम्मान किसे कहते हैं को नानी की कहानी की प्रणाली या सपाट बयानी या किस्सा गोई कह सकते हैं। वैसे माखनलाल चतुर्वेदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। माखनलाल चतुर्वेदी, ध्यान रखिएगा, कर्मवीर पत्रिका का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। भाई अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त करें। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कितना आपके लिए उपयोगी है, वह अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। और रात में 9 बजे लाइव क्लास में रहें ताकि इन कहानियों पर आधारित जो प्रश्न कराए जाए कि परीक्षा में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं, वो भी आप सीख सकें, जान सकें और
बहुत ही आसान तरीके से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें, इस कम समय में अच्छी चीज़ें आप सीख सकें, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। तो मैं ये कह रहा था कि माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर पत्रिका में लिखा है कि पिछले 25 वर्षों तक माधवराव सप्रे जी हिंदी के एक आधार स्तंभ और राजनीतिक संस्थाओं के सहायक उत्पादक तथा उसमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले, प्रदेश के गांव में घूम घूम कर अपनी कला, राष्ट्र की जरूरत और विदेशी सत्ता से जकड़े हुए गरीबों का करुण क्रंदन बना डालने वाले, धर्म में धंस कर उसे राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाले, अपने अस्तित्व को सर्वथा मिटाकर, सर्वथा नगण्य बनाकर अपने आसपास के व्यक्तियों और संस्थाओं के महत्व को बढ़ाने और चिरंजीवी बनाने वाले थे। माधवराव सप्रे ने भी कहा है कि विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। जो आज हम पाश्चात्य शिक्षा की तरफ भागते हैं, वो ध्यान दें, माधवराव सप्रे ने तब कहा था कि विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती, वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। सप्रे ने यह भी कहा है कि मैं महाराष्ट्री हूं, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। यह माधवराव सप्रे ने कहा है। अब इसके बाद में जो अगली कहानी है वो है राही कहानी, सुभद्रा कुमारी चौहान की, जिसका प्रकाशन वर्ष 1947 है, जो सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। भूले बिसरे चित्र नहीं है, सीधे साधे चित्र, ध्यान रखिएगा, जिसमें पात्र अनीता है और राही है। वैसे जब सीधे साधे चित्र की बात आती है तो सीधे साधे चित्र में कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं पता है? अगर पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान दें, 12 कहानियां संकलित हैं, जिसमें पहली कहानी जो संकलित है वो है रूपा। अंतिम जो कहानी संकलित है वो है हींग वाला। ध्यान रखिएगा, रात में लाइव क्लास में मत कहिएगा सर मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं देखा या मैंने नहीं पढ़ा। 11वीं कहानी सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में 12 कहानी संकलित हैं, जिसमें से 11वीं जो कहानी है वह है राही। बाकी इनका कहानी संग्रह उन्मादिनी भी है, बिखरे मोती भी है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सीधे साधे चित्र में राही कहानी की। राही किसकी दोषी है? चोरी की दोषी है। चोरी की दोषी है। तो राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता, जो कि स्वतंत्रता सेनानी है, इनके द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से जेल के परिवेश में बनी कहानी है। इस कहानी में गरीबी की व्यवस्था को दिखाया गया, देश की दरिद्रता को दिखाया गया, राष्ट्रभक्ति और सत्ता भक्ति दिखाया गया, स्त्री वेदना की झलक दिखाया गया, मानवता सबसे बड़ा धर्म है यह बताया गया। राही मंगरोरी जाति की है। इसने नाज की गठरी चुराई थी, जिसमें 5-6 सेर अनाज था, जिसके लिए उसको साल भर की सजा होती है। कितने सेर अनाज था? 5 से 6 सेर। कितने साल की सजा होती है? तो साल भर की। राही का जो पिता है उसे किस धारा में जेल में डाला गया था? धारा 109। और राही के पति की मृत्यु कहाँ हो गई थी? जेल में। और अब राही के बच्चों का पिता नहीं रहा। इसी में आपको देखने को मिलेगा, जो कथन है महत्वपूर्ण वो मैंने दिया है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली
कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। तो ये जो महत्वपूर्ण कथन है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो मैंने आपको दिया है और वो लगातार आपको दिया जा रहा है, लगातार चीज़ें समझाई जा रही हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ईदगाह कहानी। लेकिन ईदगाह कहानी की बात करने से पहले प्रेमचंद के बारे में जान लेना जरूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे, वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कहानी के बारे में, लेकिन कहानी का प्रारंभ जो है, अगर यह पूछा जाए कि कहानी का जन्मदाता, हिंदी कहानी नहीं, केवल कहानी, हिंदी कहानी की बात नहीं, सिर्फ कहा जाए कि कहानी का जन्मदाता कौन है, तो एडगर एलन पो है। अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो को छोटी कहानी का जन्मदाता माना जाता है और सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से प्रायः साहित्यकारों ने हिंदी कहानी का आरंभ माना है। वैसे प्रारंभ में कहानी के लिए किस्सा शब्द का प्रयोग होता था, गल्प शब्द का प्रयोग होता था, आख्यायिका शब्द का प्रयोग होता था, क्योंकि सरस्वती के पहले अंक में प्रकाशित इंदुमती जो थी, इंदुमती को रामचंद्र शुक्ल ने कहानी कहा, किशोरीलाल गोस्वामी ने आख्यायिका कहा। यहाँ तक कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय को आख्यायिका ही कहा है। इंदु पत्रिका में आख्यायिका शब्द का ही प्रयोग होता था, जबकि मर्यादा पत्रिका है, माधुरी पत्रिका है, विशाल भारत पत्रिका है, इन सब में बांग्ला के अनुकरण पर गल्प शब्द का प्रयोग होता था। उर्दू कहानी संग्रह सोजेवतन जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसी जमाना पत्रिका में ईदगाह कहानी 1933 में प्रकाशित हुई। और इसमें 4-5 वर्षीय जो बालक है उसका नाम हामिद है। हामिद की दादी अमीना है। अन्य बच्चे इसमें मोहसिन हैं, आबिद हैं, नूरे हैं। तो ये सब इसमें अन्य बच्चे हैं। अन्य बच्चों में आप देखते हैं कौन कौन है। तो अन्य बच्चों में आप देख रहे हैं कि मोहसिन है, आबिद है, नूरे हैं, सम्मी हैं, ये सब है। इसमें हामिद के माध्यम से गरीबी के संस्कार, बालक की मातृभावना और हामिद के बुद्धिवादी तर्कशीलता को दिखाया गया है। यानी हम यह कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई यह कहानी है। यह बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में यह ईदगाह कहानी है, जिसमें आप देखते हैं कि हामिद के माध्यम से सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो इस कहानी का जो उद्देश्य है वो है आर्थिक विषमता के साथ जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करना। जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करना। ईदगाह गांव से 3 कोस की दूरी पर है। ईदगाह गांव से कितनी दूरी पर है, तो 3 कोस की दूरी पर है। हामिद का पिता गत वर्ष हैजे से और मां न जाने क्यों पीली पीली होते होते एक दिन मर गई। हामिद के पिता का क्या नाम था, तो आबिद नाम था। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है। महत्वपूर्ण कथन है। अमीना ने फ़हीमन के कपड़े सिले थे, जिसके एवज में 8 आने पैसे मिले और उसी से ईद का त्यौहार मनाया था। मोहसिन के मामू एक थाने में कांस्टेबल थे। किसके मामा, ऐसे पूछा जा सकता है कि ईदगाह कहानी में किसके मामा थाने में कांस्टेबल थे, तो मोहसिन के। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। यह नमाज पढ़ने का दृश्य है। जिस समय लोग नमाज पढ़ रहे थे उस समय का यह दृश्य है और उसी समय के लिए यह कथन कहा गया है।
हामिद को दुकानदार ने पहले चिमटे की कीमत 6 पैसे बताता है, लेकिन अंत में 3 पैसे में उसे दे देता है। हामिद चिमटे को रुस्तमे हिंद कहता है, ये भी परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। मोहसिन का जो ये कथन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानो आटा पीस डालती, मनो आटा, मन 1 मन 2 मन 3 मन 4 मन, समझ रहे होंगे। मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। फिर जो सामान लेकर आते हैं बच्चे, जो खिलौने लेकर आते हैं, अपनी अपनी खिलौनों की तारीफ़ करते हैं, और उन तारीफ़ जो करते हैं उनका एक एक कथन देखें। कहते हैं, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील, सिपाही, भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। बुढ़िया को क्रोध तुरंत, बुढ़िया जो थी, आमिना जो थी, उनका क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुँह का स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। तो ये जो कहानी में कथन है वो मैंने दिया है। देखिए, संक्षिप्त विवरण चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि विस्तृत के लिए आपको पता ही है कि 21 कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में है, एक दिन में 2 लेक्चर में देना। 14 नाटक आपके पाठ्यक्रम में है जो 2 लेक्चर में पूरा दे देना। 13 उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में है जो 1 दिन में दे देना। तो आप खुद देख रहे हैं कि संक्षिप्त में कितना हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दें, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है, मेरी कोशिश है कि वही आपको दी जाए। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी, ये कहानी कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई। यह सोजेवतन कहानी संग्रह में संकलित है। इसमें पात्र पुरुष पात्र प्रेमी दिलफिगार है, स्त्री पात्र प्रेमिका दिलफरेब है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया है देश प्रेम की भावना, जवानों की कुर्बानी, प्रेम का आदर्श स्वरूप, सच्चा प्रेम, 3 रत्नों की बात। 3 रत्न कौन कौन से हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे तीसरी कसम में 3 कस्में हैं, वैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 रत्न की बात हो रही है। चोर के आँखों से टपका आंसू का कतरा, पहला अनमोल रत्न। एक सती होती महिला के चिता की राख, दूसरा अनमोल रत्न। एक सच्चे देशभक्त सिपाही यानी शहीद के सीने से गिरा खून का कतरा, तीसरा अनमोल रत्न है। और 3 रत्नों की जब बात आती है तो यहाँ पर दिलफरेब कहती है कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा, दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। तो उसे ये 3 रत्न मिलते हैं। पहला रत्न, फांसी पर चढ़ने वाले काले चोर की आंखों से टपका हुआ आंसू, लेकिन दिलफरेब ने इसे अस्वीकार कर दिया। जब वो दूसरा रत्न प्रेमी और प्रेमिका की चिता की मुट्ठी भर राख लाता है तो उसे भी स्वीकार नहीं करती है दिलफरेब। अंत में जब वो खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहा, वो लाता है तो उसे स्वीकार कर लेती है। और इसी में आप देखेंगे, एक महत्वपूर्ण कथन है कि उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिकों के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। और जब यहाँ पर आप देखेंगे कि दिलफिगार अनमोल रत्न ढूंढने की कोशिश करता है, जाता है तो उस रास्ते में एक बुजुर्ग मिलते हैं। उन बुजुर्ग का कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मर्द बन, यूं मत हार मान, मजबूत इरादे ही मोहब्बत की मंजिल पर ले जा सकती है। और कहते हैं तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। तो ये जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस कहानी में देखेंगे
कि लोगों में देशभक्ति जागृत करना इस कहानी का उद्देश्य रहा है। देश के लिए अपना खून बहाने वाले सैनिकों के खून के आगे सभी चीज़ों को गौण बताया गया। प्रेमचंद ने गुलामी में जीने से बेहतर मरने का संदेश भी दिया इस कहानी में, कि घुट घुट कर जीने को जीना नहीं कहते। तो ये इस कहानी का सारांश है। अब उसके बाद में कानों में कंगना, जो राधिका रमन प्रसाद की कहानी है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये कानों में कंगना कहानी, जिसमें आप पात्र देखते हैं किरण योगेश्वर की बेटी है, नरेंद्र किरण का पति है, जूही नरेंद्र की बहन है, हेमंत नरेंद्र का मित्र है। विषय है स्त्री की सामाजिक स्थिति, पुरुष की निर्बद्ध प्रवृत्ति, वासना और प्रेम में अंतर, किन्नरों का रूप चित्रण, किरण का भोलापन और चंचलता। यह आप देखेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। वैसे राधिका रमन प्रसाद की अगर बात आती है तो एक चीज़ ध्यान रखना, राधिका रमन प्रसाद हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार थे। कथा लेखन में अपनी अत्यंत लुभावनी शैली के कारण हिंदी कथा साहित्य में वह शैली सम्राट के रूप में भी जाने जाते हैं। कहानी किस प्रकार पाठकों को आरंभ से अंत तक पढ़ने के लिए विवश कर सकती है, इस शिल्प को वह जान गए थे। इसीलिए वह अपने समय के सबसे लोकप्रिय कहानीकार सिद्ध हुए। इनका जो कहानी संग्रह है, जैसे कुसुमांजलि है, अपना पराया है, गांधी टोपी है, धर्मधुरी है, ये सब इनका कहानी संग्रह है। ये इनका कहानी संग्रह है। तो इस कहानी में आपने पात्र देखा, प्रकाशन वर्ष देखा, किसमें है ये भी आपने देखा। इसके अलावा इसी कहानी में आप देखेंगे कि जहाँ पर योगेश्वर रह रहे हैं, योगेश्वर की जो कुटी है वो कहाँ पर है, तो ऋषिकेश के पास है। इसी में है कि जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियाँ उड़ा दी। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। योगेश्वर के कहने पर नरेंद्र योगेश्वर के पास क्या लेकर जाता है, तो भेंट स्वरूप एक जोड़ा पीतांबर ले जाता है, 5 सोने की मुद्राएं ले जाता है और 2 कनक कंगन ले जाता है, जिसमें से योगेश्वर द्वारा एक जोड़ा पीतांबर वापस कर दिया जाता है, 5 स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दी जाती हैं। लेकिन उनकी जो पुत्री है किरण, वह किरण 2 कनक कंगन को उठा लेती है और उसी को पहनती है। तभी कहा गया कानों में कंगना। भाई देखिए, कंगना तो हाथ में पहना जाता है ना, लेकिन कानों में कंगना जो नाम दिया गया, राधिका रमन प्रसाद सिंह ने अपने ही नाम के अनुसार ही दिया। भाई रमन प्रसाद किसका नाम है? रमन प्रसाद आदमी जैसा नाम, राधिका औरत जैसा नाम, तो नाम में भी उल्टा है। तो इन्होंने कहानी का शीर्षक भी उल्टा ही दे दिया, कानों में कंगना। क्यों? समझ में आ रहा ना चीज़ें? चले, और इसी में महत्वपूर्ण कथन है कि कंकड़ी जल में जाकर कोई अस्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। नरेंद्र 2 साल मुरादाबाद में रहा। कहाँ पर रहा? मुरादाबाद। इस शहर का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इस शहर का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर रहा है? तो मुरादाबाद में। पर वह अपने मित्र के साथ नाच देखने गया कि उसकी आंख किन्नरी से लग गई। फिर क्या था? इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सास, लक्ष्मी, कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, सब धीरे धीरे इसी वासना कुंड में डूबने लगा। आगे ये कथन है कि हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है।
या आप अपनी अंतर्लहरी में मस्त है? इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ हैं कि उनके सहारे इस निगूढ़ अंतर में डूब कर था लें। और फिर अंत में कहा गया कि चढ़ा नशा उतर गया, सारी बातें सूझ गईं, आंखों पर की पट्टी खुल गई। लेकिन हाय, खुली तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। तो यह भी कथन दिया जा सकता है कि निम्न में से किस कहानी में दुष्यंत शकुंतला का उदाहरण देकर समझाया गया है? नायक ने अपने को दुष्यंत और नायिका को शकुंतला से तुलना की है। किस कहानी में? तो कानों में कंगना कहानी में। कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको हम इसीलिए बताते हुए चल रहे हैं। उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी की जो ये कहानी है ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई 1915 में। इसमें जो स्थान है वो स्थान है अमृतसर। अमृतसर, क्योंकि स्थान भी खूब पूछा जा रहा है कहानियों में, आप देखेंगे। इसमें पात्र सेना में जमादार लहना सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह है, सूबेदार निहोरा है, सूबेदार का बेटा बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है, कीरत सिंह है। लहना सिंह आप देखेंगे 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। लहना सिंह किस राइफल्स में? तो 77वें राइफल्स में जमादार हो गया है। फ्रांस और बेल्जियम में युद्ध की कहानी भी यहीं पर बताई गई है। कहाँ की? फ्रांस और बेल्जियम। फ्रांस और बेल्जियम, ध्यान रखना, फ्रांस और बेल्जियम, ध्यान रहेगा ना आप लोगों को। फ्रांस और बेल्जियम। आगे देखें, प्रेम का आदर्श स्वरूप इसमें दिखाया गया, त्याग और वीरता का चित्रण किया गया, देशभक्ति और देश प्रेम की भावना का चित्रण किया गया, निष्काम कर्म करने वाले सैनिक का चित्रण किया गया। अमृतसर के चौक में जब पहली बार लड़का यानी लहना सिंह और लड़की होरा मिलते हैं तो लड़का यानी लहना सिंह की उम्र 12 वर्ष थी, लड़की यानी जो वर्तमान में सूबेदारनी है उसकी उम्र 8 वर्ष थी। इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर परीक्षाओं में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इस पर खूब प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इन छोटी चीज़ों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। अब उसके बाद में आगे आप देखें, लहना सिंह कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई। लहना सिंह कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई है। तो क्या जवाब मिलता है? धत। फिर वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है और कहता है मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। फिर लहना सिंह का यहाँ पर आप कथन देखें, कहा गया है कि अपनी बाड़ी में के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में कहीं नहीं मिलेगा। वजीरा सिंह का कथन है कि हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। फिर उसके बाद में वजीरा सिंह कहता है जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। और जब आखिरी वक्त आता है तो कहता है कि भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। तो वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मराने की बात लगाए रखी है, मरे जर्मनी और तुर्क, मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? तब वहाँ पर एक गीत है कि दिल्ली शहर ते पिशोर नु जांदिए, दिल्ली शहर ते पिशोर नु जांदिए, कर लेगा लौंदा दा व्यापार मारिए। तो ये कुछ गीत वहाँ पर दिए गए। ये गीत भी आपको ध्यान रखना है। पता है ना, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं
कितने लोगों को यह गीत पता है? कितने लोगों को? या अगर हम ये पूछें कि यह कहानी कितने परिच्छेद में है? उसने कहा था कहानी में कुल परिच्छेदों की संख्या कितनी है? आप में से कितने लोग बताएंगे? बताइए। अब ऐसे ही प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए कि इसमें कितने परिच्छेद हैं, बताइए कितने लोग बताएंगे? नहीं पता? नहीं पता तो लिख लीजिए, 5 परिच्छेद हैं। भाई कम समय, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ज़रूर आपके पास पहुँचे। 5 परिच्छेद हैं, 5 परिच्छेद हैं। फिर लहना सिंह का आगे कथन है कि डेरा मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेर की खड़क के किनारे मरूंगा, भाई किरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा, मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। और फिर इसी का कथन है कि लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। लहना सिंह 25 वर्ष फौज में रहा, अब 77 नंबर राइफल्स में जमादार हो गया है। लहना सिंह कहता है कि अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। तो ये कुछ कथन है, ये कुछ कथन है जिसे ध्यान रखना। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग अगली कहानी पर, आकाशदीप। देखिए 10 कहानी कराएंगे, 46 मिनट का समय हो चुका है। यहाँ पर 10 कहानियों की बात होगी और दूसरे लेक्चर में जो कि द गुरु एकेडमी पर मिलेगा 11 कहानी की बात उसमें कर ली जाएगी, 21 पूरे हो जाएंगे। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ। वैसे जयशंकर प्रसाद की कहानी की जब बात आती है तो इनकी पहली कहानी का नाम है ग्राम। पहली कहानी है ग्राम, जो 1911 ईस्वी में इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वैसे जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम है, तानसेन है, रसिया बालम है, इन सब कहानियों पर अगर हम देखें तो बंगला शैली कहानी का प्रभाव है। जयशंकर प्रसाद की एक कहानी गुंडा है, नाम सुना होगा गुंडा कहानी। गुंडा कहानी में भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण हुआ है। जयशंकर प्रसाद की मधुलिका कहानी भी आपने सुना होगा। मधुलिका लोकमंगल की भावना से मंडित राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए वैयक्तिक प्रेम को न्यौछावर करने वाली कहानी है। जयशंकर प्रसाद ने एक और कहानी लिखा है, ये संदेश। संदेश कहानी में दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप प्रस्तुत किया गया है। इनकी कहानी बंजारा आप उठाकर देखिए। बंजारा कहानी में पुलिसिया अत्याचार की अभिव्यक्ति के साथ साथ यह भी दिखाया गया कि जीवन में पैसे को खाया नहीं जा सकता, लेकिन पैसे से इतनी पूर्ति की जा सकती है, लेकिन पैसे से जीवन की लगभग सारी चीज़ों की पूर्ति की जा सकती है। इनका विराम चिन्ह कहानी देखिए, जिसमें अछूतों को मंदिरों में प्रवेश की जो समस्या है वो दिखाया गया। देवदासी कहानी में देवदासियों की मनोव्यथा, विवशता, धर्म के नाम पर आडंबर करने वाले पंडे पुजारियों की धूर्तता को दिखाया गया। लेकिन जब आकाशदीप की बात, जयशंकर प्रसाद की बात कर रहे हैं तो बस 1 मिनट का समय दीजिए और बेहतर आपको करा दें। इनका जो कहानी संग्रह है, जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह खूब पूछा जाता है, जैसे छाया कहानी संग्रह, जिसमें 11 कहानियां संकलित हैं, 1914 में प्रकाशित। छाया के बाद में प्रतिध्वनि कहानी संग्रह, जिसमें 15 कहानियाँ। देखिए कॉपी पेन लेकर बैठिए, मैं बार बार समझाता हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लिखाई जाती हैं, उस पर ध्यान दें। प्रतिध्वनि कहानी संग्रह 15 कहानियाँ संकलित, 1926 में प्रकाशित। आकाशदीप कहानी संग्रह, आकाशदीप कहानी भी है, आकाशदीप कहानी संग्रह भी है। आकाशदीप कहानी संग्रह 19 कहानियाँ इसमें हैं। आंधी कहानी संग्रह, आंधी 11 कहानियाँ संकलित हैं। इंद्रजाल कहानी संग्रह 14 कहानियाँ संकलित हैं और सब क्रम से हैं, क्रम से ही मैंने लिखाया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप,
आंधी, इंद्रजाल। लिख लिया आपने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। इसमें पात्र जो है वो नायक बुधगुप्त है और नायिका चंपा है। इसमें विषय अगर आप देखें, जब विषय की बात आती है तो यहाँ विषय में आप देखेंगे कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, यानी पिता की हत्या के आरोपी बुधगुप्त से ही प्रेम, यही अंतर्द्वंद है। इससे जूझती चंपा के द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी है। देखेंगे इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। 10 नाविक और प्रहरी हैं। इसी में कथन है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है। जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। पिता किसके यहाँ काम करते थे? तो मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। कितने वर्ष से वो समुद्र में है? तो 8 वर्ष से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय ही मेरे पिता ने 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी। चंपा के पिता ने कितने को मारकर? तो 7 लोगों को मारकर। नायक कहता है कि मैं भी ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। चंपा कहती है मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वो जहाँ ले जाए। चंपा ये भी कहती है कि मेरी माता मिट्टी की दीपक बांस की पिटारी में भगीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। मेरी माता कहती थी भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। जब मेरे पिता लौटते तो कहते थे साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। बुधगुप्त कहता है इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश ग्रह बनाऊंगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे। अब इसके बाद में अपना अपना भाग्य कहानी, जो कि वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। जैनेन्द्र कुमार की यह कहानी 1931 में प्रकाशित हुई। इसमें कथावाचक हैं, उनके मित्र हैं, वकील हैं, 10 वर्षीय बेघर पहाड़ी बच्चा है। विषय इसकी बहुत ही साधारण है कि शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरता को उजागर करने वाली यह कहानी गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश दिखाया गया है। अंश ये है कि यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। आगे देखेंगे बताया गया कि बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सौ के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। दोनों मित्र होटल में, किस होटल में ठहरे थे? तो डी पब होटल में ठहरे थे। तो समाज के संपन्न और असमर्थ लोगों के अंदर व्याप्त संवेदनहीनता और निष्ठुरता पर बहुत ही करारा व्यंग्य किया गया है। इसमें समाज के लोगों की जो दोहरी मानसिकता है, उस दोहरी मानसिकता को उजागर किया गया है। इतना ही नहीं, उच्च पदों पर आसीन और सर्व रूप से संपन्न तथा कथित बुद्धिजीवी जो समाज और गरीबों के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं करते। उनकी दया और सहानुभूति केवल बड़े बड़े शब्दों के आडंबर तक ही सीमित है, और जब वास्तविक रूप से किसी गरीब असहाय की सहायता करने की बात आती है तो बहाना बनाकर बच निकलना चाहते हैं। यही चीज़ इस कहानी में दिखाई गई है। 10 वर्षीय जो बालक है बताता है कि मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया यहाँ। काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ यहाँ आए थे, अब वो नहीं है, यानी उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब इसके बाद में तीसरी कसम कहानी की बात
हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, जो कि द गुरु एकेडमी पर आपको मिलेगा सेकंड पार्ट। द गुरु एकेडमी आप चैनल पर चाहे सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे द गुरु एकेडमी का, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी रात में 9 बजे इन्हीं 21 कहानियों पर आधारित लाइव कक्षा में रात में 9 बजे प्रश्न कराए जाएंगे। लाइव कक्षा में ज़रूर रहें ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें कि अगर इस कहानी से ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप कैसे और कितना कर पाएंगे। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। बाकी दूसरा पार्ट आप द गुरु एकेडमी पर देखें। रात में 9 बजे हम लोग फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।